वेलकम बच्चों, फिर से आप सभी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि समाकलन टॉपिक चल रहा था, तो पिछली बार हमने 7.7 एक्सरसाइज को ख़त्म किया था और उसके बाद हमने बोला था कि अब जो समाकलन चलेगा, जो भी इंटीग्रेशन चलेगा, वो चलेगा आपका निश्चित समाकलन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आज हम विस्तृत रूप में बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि जो इंटीग्रेशन टॉपिक है ये एक ह्यूज टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ही स्पेशल रैंक रखता है, बहुत ही स्पेशल स्थान रखता है पेपर में। और ये कम से कम आपको 10 से 12 नंबर का देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको बहुत ही खासी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब 100 नंबर का पेपर हो रहा है भाई, अब तो 100 नंबर का पेपर होने लगा है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, इसके पहले उसके पहले और ज़्यादा होते थे। तो अब जो पेपर होते हैं उनमें ये 15 से 20 नंबर का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो सभी बच्चे हैं, हम यही गुजारिश है कि आप लोग ध्यान से पढ़ें ताकि आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज़ एक तो मिलेगा, ऊपर से आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये पेपर में कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि ये क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है उस इंटीग्रेशन का। तो हम बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं। हम सबसे पहले बताते हैं कि आखिर निश्चित समाकलन होता क्या है। तो अगर पिछली क्लासेस की बात करें तो आप लोग करते क्या थे कि सर fx का क्या करते थे, आप fx का समाकलन करते थे, ऐसे ही करते थे fx का समाकलन। इसमें क्या होगा, fx का समाकलन करके जो भी आता था इंटीग्रेशन वो लिखते थे और प्लस सी लिखते थे। बट अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती थी, समझ रहे हो। इंटीग्रेशन अद्वितीय नहीं होता था, यूनिक नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब अगर एक बार किसी भी सीमा के अंतर्गत, और इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट दे दी जाती। अभी ये क्या होता था कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा, 0 से इन्फिनाइट तक जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ए टू बी क्या दे दी जाती, लिमिट दे दी जाती। क्या होती है लिमिट का मतलब इतनी लिमिट से ए से लेकर बी तक ही आपको इंटीग्रेशन करना है, उसके आगे या उसके पहले नहीं आना है। तो इसलिए ऐसा जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है यूनिक इंटीग्रेशन हो जाता है, यूनिक इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो अद्वितीय होता है। अगर एक बार किसी भी इंटीग्रेशन का आपने मान निकाल दिया किसी भी सीमा के अंदर, किसी भी लिमिट के अंदर, तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो वही रहेगा। दूसरी चीज कि इसमें कांस्टेंट सी नहीं आता है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट सी का कोई भी जगह इसमें नहीं होता है और कांस्टेंट सी कभी भी इसमें नहीं लगाओगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो बस इसमें इतना अंतर होता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेट समाकलन करने का जो अपना जो मतलब होता है वो क्या होता है। जैसे अभी तक तो आपने समाकलन किए, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी सीमा के अंतर्गत रह के जो समाकलन किया जाता है वो समाकलन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, मान लो जिसे कोई कर्व दिया गया है, ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, लिमिट क्या होती है थोड़ा सा इसमें डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ए क्या है, तो ए है यहाँ पे लोअर लिमिट, इसको हिंदी वाले बच्चे भी लोअर लिमिट ही बोलते हैं, निम्नतम सीमा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है, तो आप लोअर लिमिट ही बोलोगे। और जो बी होता है, जो ऊपर लिखा होता है, इसको बोलते हैं आप अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। और वही आपको करना है, डी एक्स करना है आपको, और इसका क्या करना है, आपको समाकलन निकालना है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल करने की कई सारी विधियां होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो कई सारी विधियां होती हैं, सारी विधियों के बारे में फिर उनके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल करने की, मतलब निश्चित समाकलन करने के लिए कई सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज की चर्चा हम प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में करेंगे और इसमें हम 1-2 तरीकों के बारे में बात करेंगे। उस तरीकों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। उन तरीकों को देखते हुए अगर आप किसी भी सिंपल तरीके से भी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल अगर निकालते हैं तो तब भी सेम तरीका, मतलब आंसर उसका भी और उसका भी सेम ही आना है। ठीक है, तो और प्रॉपर्टी की बात हम आगे करेंगे। तो जरा सा हम एक बात करते हैं आखिर ये जो निश्चित समाकलन होता है ये होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको हटा दें, ये नीचे वाली लोअर लिमिट होती है, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है, और बाकी सारा सिस्टम वही चलता है। बस जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो यूनिक आता है। ठीक है, तो हटाते हैं इसको, अब आगे चलते हैं। देखो समझो बात को। निश्चित समाकलन होता क्या है, तो अब जैसे एक कोई दे दिया फलन, हमने दे दिया आपको fx और हमने कह दिया कि आपको a to b, मतलब इस सीमा के अंदर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, तो मान लो कोई भी एक कर्व है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू क्या है, fx है। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, सॉरी y, ये x, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, तो ये क्या है, कोई एक कर्व है, ये fx है, कोई एक फलन है। ठीक है, फलन को आप ऐसे ही कर्व के रूप में ही दिखाओगे। अब
क्या होता है, निश्चित समाकलन क्या होता है। तो अब जो ये लिमिट दी होती है, लिमिट का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट का मतलब x इज इक्वल टू बी। ठीक, समझ गए। तो अब देखो निश्चित का मतलब समाकलन होता क्या है, तो इसके इस फलन के द्वारा या इस कर्व के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाई दिस कर्व एंड दिस सेक्शन एंड एक्स एच और एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कोऑर्डिनेटों के द्वारा, एक्स एच के द्वारा और इस कर्व के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है, जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है, इसी का जो हम माप करते हैं इसे ही बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल में निकालते क्या है, तो डेफिनिट इंटीग्रल में अगर जैसे इसका हम इंटीग्रल करना चाहें, समझना, तो जब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो निकल के क्या आता है, तो निकल के आता है एरिया इनक्लोज्ड बाई कौन, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो अब बताओ, जो भी इसका जब हम किसी भी, समझना बात को, जब हम किसी भी कर्व का या किसी भी फंक्शन का जब हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो वो होता क्या है, जो मान निकल के आता है वो क्या होता है, तो वो होता है कि उस कर्व के द्वारा और x इज इक्वल टू ए और मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट और x अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ही उसका आंसर होता है। वो अलग चीज है कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन होता यही है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है कि जो भी मुझे जो भी फंक्शन दिया गया फंक्शन और उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट और एक्स एक्सिस के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ही क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हो तो क्या निकालते हो, तो भैया एरिया निकालते हो, उस कर्व के द्वारा घेरा गया एरिया निकालते हो, उसे ही बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप उसका यहां पे कैलकुलेशन करते हो। तो ये तो मैंने आपको चीज बताई कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। अब जब आप होता क्या है ये जान जाओगे, तभी आप आगे की चीजों को सॉर्टेड कर पाओगे कि कैसे कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सा मेथड नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि एरिया इनक्लोज्ड बाई मतलब इस कर्व के द्वारा घेरा गया एरिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट और एक्स अक्ष, इनके चारों के द्वारा जो घेरा गया एरिया होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यहां पे मान सकते हो ए बी सी डी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एरिया occupied by या ऐसे कर सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसका जो आंसर होता है वही होता है, इस जो भी फलन दिया हो गया उसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। बात समझ गए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके थोड़े से मेथड पे हम प्रकाश डालते हैं, और एक मेथड बड़ा ही प्यारा सा मेथड है, उसको समझने की भरसक कोशिश करेंगे। अगर वो मेथड समझ में आता है, चूंकि कई बार क्या होता है कि जो या तो हमारे स्कूल है किसी के भी स्कूल हो, उसमें अभी जो मैं तरीका बताऊंगा उसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है। तो ध्यान से देखना तरीका क्या है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, सबको स्क्रीनशॉट करना है और इसको समझना है कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा चलें, देखो आगे। जब भी हमारे क्वेश्चन में जब लिमिट लग जाती है तो उसकी फिर सीमाएं, उसका सॉल्यूशन, हर चीज बदलने लगती है, धीरे धीरे चीजें वो नहीं रह जाती हैं। समझ गए आप। चलो देखो अब क्या होता है। अब तो देखो एक चीज है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें हैं, लेकिन जो यहां पे इस सेक्शन में जो चीज पूछी गई है, तो उस यहां पे तरीका पूछा गया है योगफल की सीमा, योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ अ सम, क्या बोलते हैं, या हम इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मतलब योगफल की सीमा के रूप में आप इसका इंटीग्रेशन डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रल कैसे कर सकते हो, एक तो तरीका हो गया ये। बाकी जो सबके स्कूल में पढ़ाया जाता है, शायद आपके भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, देसी तरीका क्या होता है जरा उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक फलन दे दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब लिमिट दे दी गई 2 to 4, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो अपर लिमिट होगी वो हमेशा लोअर लिमिट से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट से कम नहीं होती, अदरवाइज आंसर माइनस में आ जाता है। तो अब देखो इसमें कैसे करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया था ये, और फिर उसके बाद में लिमिट दे दी गई थी कि एफ एक्स का आपको करना है किसमें, 2 to 4 वाली लिमिट में आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आपने क्या करते हो, आप यही करते हो कि एफ एक्स जगह उसकी वैल्यू रख दो आके, तो 2 to 4 एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हो, आप समाकलन निकालने की कोशिश करते हो। आप जानते हो कि जब आप इसका समाकलन निकालते थे, सॉरी, जब आप इसका डिफरेंशिएशन किया करते थे, अगर आप इसका करने की कोशिश करते थे, क्या आता था, तो आता था x³/3, यही आता था कि नहीं आता था, तो जी हाँ बिल्कुल आता था। तो जब यही आता था तो सेम टू सेम इसका भी आप यही करोगे और प्लस सी आता था। लेकिन बेटा ये जो हुआ करता था, ये हुआ करता था इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। लेकिन यहाँ पे बेटा अनिश्चित समाकलन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात चल रही है निश्चित समाकलन की। तो अगर आप इसको रखोगे तो वो चीज हो जाएगी गड़बड़। मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता है, अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो कांस्टेंट को आप कैसे लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकते हो। जब आप नहीं लेके आ सकते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना लेके आते हो x³/3, और यहां पे बस एक अंतर और आता है, एक तो c नहीं आता है, ऊपर से इसको बंद करके इसमें लिमिट लग जाती है। क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है। और अगर इसका हम पूरा प्रसार करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपर लिमिट और माइनस का, फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो ये आता है आपका आंसर आता है। अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करें, अगर हम इसको समराइज छोटा करने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हो कि कोई अगर फलन एफ एक्स है और उसकी लिमिट a to b है, तो अगर एफ एक्स का मतलब अगर इसका जो आपका समाकलन आया, अगर वो कैपिटल एफ एक्स अगर आ गया है, तो आप इसको करके, तो आप अगर इसमें आप कैसे कर दोगे, a to b कर दोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, यही हो जाएगा आप आंसर। तो ऐसे आप इसको समराइज कर सकते हो। यहां पे जो कैपिटल एफ एक्स है वो एफ स्मॉल एफ एक्स का क्या है, समाकलन करके जो आंसर है उसकी हमने यहां पे बात की है। तो आप इतनी सी चीज में इसको समराइज कर सकते हो। ये तो हो गया अपना देसी स्टाइल कि जब कुछ नहीं तो ये, ठीक है। जो आगे वाली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, और लगभग जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी इस पे ही बेस्ड हैं। तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग लगाना है कि अब ये जो है, जो हम लिख रहे हैं योगफल की सीमा के रूप में, लिमिट ऑफ ए सम जो हम लिख रहे हैं, ये क्या बला है, आपको इसको सीखना, ये तो आप जानते ही हो। क्योंकि इसके 6 से 7 सवाल हैं केवल किताब में, लेकिन अगर कभी पूछ दिया गया तो आप, मैं गारंटी लेता 101% आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझ गए? अच्छा, तो देखो हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। लिमिट ऑफ अ सम, ये क्या है, लिमिट ऑफ अ सम क्या है, योगफल की सीमा के रूप में क्या है, ये निश्चित समाकलन को फाइंड करने के का एक मेथड है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तो मेथड वो हो गया और एक मेथड ये हो गया। तो जो ये एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं आप 7.8, ये एक्सरसाइज इस पे ही बेस्ड है, निश्चित समाकलन की योगफल के सीमा के रूप में किसी भी निश्चित समाकलन का मान निकालना, ये इस पे ही बेस्ड है। तो हम इसकी बात करते हैं, वो अगली एक्सरसाइज है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप ये ना सोचो कि अरे ये वो भी तो था, तो वो अगली एक्सरसाइज में आएगा। अभी तुमको ये वाला मेथड सीखना है, ठीक है। चलो, तो जरा सा इसको सॉल्व करके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। देखो, कोश में लिख देता हूं, योगफल की सीमा के रूप में, ठीक है। चलो देखो, तो अब इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो आपने कहा था कि सर जी डेफिनेट इंटीग्रल ये होता है कि जैसे हमें, ये हमारा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है।
आपने कहा सर जैसे कोई एक कर्व लिया गया है एफ एक्स, क्या लिया गया है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक कर्व लिया गया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सर वो कर्व ये वाला है, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ लिमिट दी होगी, तो आपने मान लिया कि सर लिमिट दी थी ए टू बी, ए टू बी लिमिट दी थी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी नीचे समाकलन निकालना है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ए बी और एक्स के द्वारा घेरा गया एरिया ही उसका क्या होता है, समाकलन होता है। तो वो जो मैंने अभी मेथड है वो तो दूसरा मेथड हो गया, लेकिन ये जो मेथड है इसको समझो, ठीक है। अब लिमिट ऑफ ए सम क्या होता है, तो जो लिमिट दी गई है उन्हीं का सम करके आपको क्या निकालना है, उसका समाकलन निकालना है। तो अब बताओ ऐसे में इसका एरिया आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने हमेशा रेक्टेंगल मतलब आयत का एरिया सुना है, वर्ग का सुना है, त्रिभुज का सुना है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का, क्या कभी इस टाइप का एरिया निकाला है, तो सर कभी नहीं निकाला। तो अब जब इस टाइप का एरिया निकाला नहीं है तो बेटा एरिया फिर फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स मतलब छोटी छोटी लाइनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा डिवाइड करो भैया, तो आपने डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है क्या है, हमने तो ऐसे अपना फार्मूला लगाने के लिए हमने सिर्फ इसको बनाया है, ठीक है। तो अभी डिवाइड कर लिया, तो इसको आपने मान ले लिया कि ये जो टोटल स्ट्रिप्स हैं वो कितनी है, तो टोटल ये जो स्ट्रिप्स हैं कितनी हैं, तो टोटल स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स क्या है, यन है। टोटल कितने इसके पार्ट हैं, टोटल है यन पार्ट। तो अगर यहाँ से करना चाहें तो 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एन तक है, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं, एन है। अगर हम स्ट्रिप्स की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है स्मॉल एच, क्या है, स्मॉल एच, ठीक। यहाँ तक चीज़ सॉर्टेड है सब, तो जैसे सॉर्टेड है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक, अब देखो स्ट्रिप की अगर बात करेंगे तो अगर हम भाई कभी आपने इस टाइप का एरिया निकालना जाना है क्या, नहीं जाना है, तो यहाँ पे हमने किया। तो अगर बेटा हम इस एरिया की अगर बात करें, इस वाले की, तो ये वाला कम पड़ जाएगा भाई, इतना और निकला है कम पड़ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे h निकालना चाहें तो h कितना आएगा, बताओ h कितना आएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा सर जी, h इज इक्वल टू आएगा b माइनस a अपॉन n। समझो ये आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। हमें यहाँ पे निकालनी है, लिमिट a टू b दी गई है, तो b माइनस a और अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, तो मैंने लिख दिया ये, ऐसा हो गया। अब अगर हम यहाँ अगर तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें कि मान लो कि अभी तो इसका एरिया नहीं निकल रहा है, ठीक है, हमने कह दिया कि h इज इक्वल टू है 0, क्या है, h इज इक्वल टू 0। तो जब बेटा h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो स्ट्रिप्स होगी वो पतली हो जाएगी, ऐसे इतनी पतली हो जाएगी। जब ये स्ट्रिप्स इतनी पतली हो जाएगी तो क्या रेक्टेंगल मतलब आयत नहीं लगने लगेगी, तो सर बिल्कुल। अगर ये आयत लगने लगेगी तो क्या हम इसमें आयत का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर h इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या n टेंस टू इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, यहाँ पे रख के देखो, 0 रखोगे यहाँ पे, n ऊपर ले जाओगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया भाई, n को इधर लाओ, h को लाओ 0, और जब आप जानते हो 0 में से 0 का अगर किसी में हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है इनफाइनाइट, तो n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब वहां से समझ में आया कि हम आयत का क्षेत्रफल क्यों लगा रहे हैं, तो जी सर समझ में आया। तो अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम पहली वाली का करें तो y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। अब अगर हम a रखेंगे तो एफ ए हो जाएगा। तो अगर हम किसका क्षेत्रफल लगा रहे हैं, तो हम आयत का क्षेत्रफल लगा रहे हैं, तो एफ ए इंटू एच होएगा कि नहीं होएगा भाई। h क्या है, चौड़ाई है, और एफ ए क्या है, लंबाई है। चूंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ की एक्स की जगह क्या रखेंगे, a। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो प्लस h इंटू एफ ए प्लस एच। दिक्कत कोई समझना, अगर आप इसमें आओगे तो x y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एच। समझ गए, ये हो जाएगा h का मल्टीप्लाई बराबर चल रहा। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर तीसरे की तो h इंटू एफ ए प्लस 2h, ऐसे ही डॉट 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 चलेगा और लास्ट में आ जाएगा h इंटू एफ ए प्लस, कोई कहेगा एन एच नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट है ना सबसे, इसके आगे थोड़ा ना जाना है, तो एन माइनस 1h, एन माइनस 1h। कोई दिक्कत, चलो
यहाँ से अगर हम सोल्यूशन करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, तो सर h आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, h हो गया कॉमन हो गया, आ गया एफ ए प्लस एच, और ऐसे ही डॉट 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 चलेगा, आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम h को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। हमने h का मान रख दिया b माइनस ए अपॉन n। तो अगर यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे h वेरिएबल है, तो जी सर बिल्कुल h वेरिएबल, चूंकि जो a है वो तो हो गई लिमिट, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे h है, और अब हम h को हटाकर क्या रख रहे हैं, n रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई, और बस अंदर फिर से वही हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ ए प्लस, अब देखो एच चेंज हुआ है, किससे हुआ है, बी माइनस ए अपॉन एन, और बस ऐसे ही अगर आगे की बात करें तो एफ ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन, और डॉट 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 चलेगा, एफ क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन बी माइनस ए अपॉन एन। समझ गए, यहां तक चला जाएगा। तो अब देखो यहां तक से बात समझ में आई, तो इसको बेटा आप आगे नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, है तो अचर है ना, तो इसको उठा के आगे लिखो। कैसे लिखेंगे आगे समझो, b माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन, ठीक। अब अगर यहां पे सब देखें तो हर जगह ए नहीं है, ठीक है। अरे एफ हटा दो यार, तो वैल्यू लग गई ना, एफ नहीं लगेगा क्योंकि अब तो वैल्यू लग गई है ना एफ एच की। अब बताओ यहाँ पे ए हर सब जगह है, तो जुड़ के क्या ये एन ए नहीं हो जाएगा, या ए एन नहीं हो जाएगा, बताओ होएगा कि नहीं होएगा, ए एन हो गया प्लस। अब देखो इसमें, अब इसमें अगर हम देखें तो ए तो सब में हट गया, तो अब बी माइनस ए अपॉन एन कॉमन नहीं हो जाएगा, बताओ, तो कॉमन ले लो, बी माइनस ए अपॉन एन हो गया कॉमन, तो बताओ अंदर क्या बचेगा, बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन माइनस वन। ओके, अब जब आप जानते हो प्राकृतिक संख्याओं के योग का आपने फार्मूला 11 में पढ़ा होगा, किसमें श्रेणी में क्या होता है, तो वो सर जी होता है कि n माइनस वन, सॉरी n प्लस वन बाई टू, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है, n की जगह n माइनस वन है, तो आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा n माइनस वन और इंटू n और अपॉन का 2, यही तो आएगा, इतने की जगह यही तो आएगा, ठीक। अच्छा देखो यहाँ से हो गया यार फार्मूला, कहाँ पे हम लोग टहिल रहे हैं, यहाँ से हो गया पूरा, ये देखो, तो हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं फिर अपने, यहाँ पे यहाँ से फार्मूला ख़त्म हो गया, यहाँ से हो गया तुम्हारा फार्मूला, नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक करके आए, यहाँ से देखो फार्मूला बन गया, बस h की जगह उसका मान रख दो, हमने रखा तो आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और b माइनस ए को बाहर कर दें, b माइनस ए को कर दिया हमने बाहर, आ गया वन अपॉन एन एफ ए प्लस एच। अब जैसे h है तो h की जगह पे ये मान आप अपने मन से रखोगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या रखना है, b माइनस ए अपॉन एन रखना है, ठीक है, और प्लस का डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये जो आया ना बेटा, ये आपका आ गया फार्मूला, बात को समझने की कोशिश करो, ये क्या आया है, ये आया है आपका फार्मूला। अब देखो ये फार्मूला आ गया, तो अगर कभी भी आपको योगफल की सीमा के रूप में अगर कोई भी चीज़ आपको निकालने के लिए बोलेगा, समझ गए, अगर कभी भी योगफल की सीमा के रूप में नीचे समाकलन निकालने के लिए बोलेगा, तो अब आप पूरा नहीं करोगे, अब आप सीधे यहाँ से लगाओगे, कहाँ से लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, आपको h की वैल्यू आ जाएगी कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, समझ गए, जितने उसमें स्टेप्स होंगी, या तो अपॉन n, या तो आप कुछ नहीं करना, आप सीधे ये वाला फार्मूला ले लो, सीधे रखो आके b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिमिट n टेंस टू 0 1 अपॉन n, और इसका सोल्यूशन करके आपको अपने आप से n में वैल्यू निकल आएंगी। तो अब जब भी कभी आप देखना तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन n, ताकि आप n इज इक्वल टू इन्फिनाइट रखो। तो जब आप जानते हो कि 1 अपॉन इन्फिनाइट इज इक्वल टू होता है 0, तो किसी के भी प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है।
अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये वाला फार्मूला लगाना, एच की वैल्यू आप वहां पे रखोगे जो आपकी बन के आएगी। जैसे यहां पे b माइनस ए तो सही है, लिमिट एच टेंड टू 1 अपॉन एच है, और एच की वैल्यू वहां पे बनाओगे, कैसे बनाओगे, एच इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। और फार्मूला ये वाला आपको याद रखना, ये वाला फार्मूला ही है जो आपको इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम के रूप का ये मेथड है। इस मेथड में आपको इस फार्मूले का यूज करके इस फार्मूले को आप लगाओगे, फिर यहीं से अपना क्वेश्चन चालू करोगे, तब आपको आगे सोल्यूशन करना है। तो ये वाला फार्मूला समझ गए हमने कैसे निकाला है, हमने कैसे उसका सिस्टम बनाया, हमने एच कैसे निकाला, समझ में आ गया सबको। एच टेंस टू, हमने एस इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे इस टाइप से हमने कभी क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है। तो जब हमने इस टाइप से क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इसकी जो चौड़ाई है उसको आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो वो ऑलमोस्ट लगने लगेगा आयत के तरीके। फिर आप वहां पे आयत का क्षेत्रफल लगा के फायदा उठा लोगे, समझ गए। अच्छा, और उसके बाद में आप जानते हो कि h को मैंने किया बाहर, और h मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ले चुका हूँ, उसकी वैल्यू मुझे पता है, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। और b माइनस ए क्यों बाहर किया है, इसलिए बाहर किया क्योंकि n टेंस टू 0 है, a b की लिमिट थोड़ा ना है, तो a b तो लिमिटलेस है ना, इनकी लिमिट नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो इनको कर दिया है बाहर 1 अपॉन n। और ये क्यों लिखा हो h, तो एच हमने इसलिए लिखा है कि जब आप क्वेश्चन में जाओगे ना, तब आप इस क्वेश्चन से उठा के एच का मान अपने क्वेश्चन में रखोगे, समझ गए। और बाकी बी माइनस से आपको मिल ही जाएगा, 1 अपॉन आपको ऐसे ही रखना है, एच का मान यहां से उठा के रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा एक मेथड है किसका, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने की। ये मेथड कोई नहीं बताता है बहुत बार, या तो लोगों को, मुझे ऐसा लगता है आता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आता भी हो सकता है, आता नहीं है, या तो फिर लोग लेंदी प्रोसेस के चक्कर में बताने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको सीखना है, चूंकि इसके 6 से 7 सवाल हैं, कितने हैं मैं आपको बताता हूं। हाँ, आपके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है इसके, और अगर ये पूछा गया तो बेटा गारंटी के साथ हम ये बता रहे हैं कि 90% बच्चों को ये आता ही नहीं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है, समझ गए। तो ये फार्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन आएगा ऊपर लिख के आएगा कि इस समाकलन को निकालो योगों की निश्चित सीमा के मेथड से, या लिमिट ऑफ सम के मेथड से निकालो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इस लिमिट ऑफ सम को निकाल लेंगे। और तब तक के लिए फिलहाल अभी आपसे विदा चाहते हैं, और आगे फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो कि आगे कुछ होगा, इससे हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। जय हिंद।